मान लो हमने क्या लिया, 2 मेटालिक स्फीयर लिया था, नहीं इस पर क्या चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, इसके ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज था। तो हमने 2 पॉइंट लिया था, एक पॉइंट ए लिया था और एक पॉइंट हमने बी लिया था, ठीक है। इस बी पॉइंट पे हमारे कौन सा चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। तो मुझे ये पता है कि इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कौन करेगा, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, और इस पॉजिटिव चार्ज को कौन रिपेल करेगा, पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा। अब मुझे पता है कि इस पॉजिटिव चार्ज को अगर मुझे इधर मूव कराना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब हाँ वर्क करना पड़ेगा, मतलब बॉडी पे फोर्स लगा के इसको मूव करना होगा। क्यों वर्क करना होगा इसके ऊपर, क्योंकि इसको रिपेल कर रहा है। तो हमारा जो वर्क होगा, वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, तभी तो इसको हमने मूव किया ना। तो वर्क क्या यहाँ पे हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो वर्क डन, ठीक है, इस चार्ज को किसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। तो वर्क डन एट ए इज ग्रेटर देन वर्क डन एट बी, क्योंकि ए की तरफ मूव कर रहा है, किधर तरफ मूव कर रहा है, ए की तरफ। तो इस पर वर्क डन क्या जाएगा हमारा, ज़्यादा हो जाएगा किससे, वर्क डन एट बी की तरफ, ठीक है। इधर की इसको चार्ज में क्या कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि वर्क डन टुवार्ड्स ए की तरफ क्या जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हाइयर, इस साइड का पोटेंशियल हाइयर, इसका पोटेंशियल लोअर, ठीक है। अब अगर इसको हम जोड़ दें कंडक्टर से, तो हमने यहाँ पर क्या जाना कि इसका पोटेंशियल हाइयर, इसका पोटेंशियल लोअर। अब इसको हम एक कंडक्टर से जोड़ दें तो क्या होगा, हाँ नेगेटिव, इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है, नहीं नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा किधर की तरफ, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, तो इस साइड क्या होगा, पोटेंशियल तो अभी हाई, तो इस वजह से फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर से नेगेटिव चार्ज किधर जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे से चार्ज क्या जाएगा, पोटेंशियल क्या जाएगा, डिक्रीज होगा, नहीं हो जाएगा डिक्रीज, क्यों डिक्रीज होगा, नेगेटिव चार्ज इधर से आना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, ठीक है। मतलब यहाँ से जैसे मैं कंडक्टर से जुड़ा तो चार्ज फ्लो, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जैसे फ्लो स्टार्ट हो जाएगा तो धीरे धीरे इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। क्यों कि इधर दोनों साइड का इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज जाएगा, ठीक है। तो जैसे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लोना स्टॉप हो जाएगा। मतलब हमने ये समझा यहाँ से कि अगर जैसे कंडक्टर जोड़ते तो इलेक्ट्रॉन फ्लो स्टार्ट हो रहा है, इसलिए भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है क्योंकि यहाँ पर भी क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पर क्या भी है। तो हमने ये समझा कि जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, मतलब चार्ज फ्लो होता है, क्लियर है। लेकिन जैसे पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या जाएगा, आफ्टर सम टाइम सेम हो जाएगा। जैसे सेम हुआ तो क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा। तो अब सवाल यहीं से था कि इलेक्ट्रॉन को अगर वो कंटिन्यूस फ्लो कराना हो तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, व्हाट वी नीड। हाँ इलेक्ट्रॉन को हम चाहते हैं कंटिन्यू फ्लो कराना, तो उसके लिए व्हाट वी नीड। हाँ मतलब हमें इस सिंपल सा हम क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो स्टॉप क्यों हो गया, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया। तो हमें फ्लो कराने में क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। क्या चाहिए, डिफरेंस। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कहाँ से आएगा, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, ड्राई सेल यूज करते हैं। मतलब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कराने के लिए हमें क्या क्रिएट करना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होता है। जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं तो चार्ज फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो अब मान लो अभी हमने ये समझ गया कि पोटेंशियल डिफरेंस जैसे सेम हो जाएगा करंट फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो उन्हें बताया जैसे हमारा एक ड्राई सेल होता है उसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव और क्या होता है नेगेटिव। जब इसको हम कंडक्टर से जोड़ते हैं तो क्या होता है, बल्ब ग्लो करता है। पहले अगर वायर इसको हम हटा दे और वायर के बल्ब को जोड़ दे तो बल्ब ग्लो करता है, नहीं करता। क्यों नहीं ग्लो करता है, तो हमने बताया इसमें कि एक कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री तो होते हैं बट इन रैंडम डायरेक्शन में होते हैं। और रैंडम डायरेक्शन में होने की वजह से क्या होता है, वो फ्लो का मतलब क्या, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव नहीं कर पाता है। और क्यों नहीं मूव कर पाता है, क्योंकि सभी के सभी रैंडम डायरेक्शन में होते हैं। तो उसको एक डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में लाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। जैसे हमने बैटरी जैसे ड्राई सेल यूज किया तो इस कंडक्टर के अंदर सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या जाते हैं,
एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं और वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो ड्राई सेल है वो इसके एंड पे क्या क्रिएट किया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है, इस ड्राई सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन की वजह से ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। ये खुद उस ड्राई सेल के अंदर है, ठीक है, यहाँ पे उससे अलग से नहीं, उस कंडक्टर के अंदर नहीं है। वो कहाँ से हुआ, इस ड्राई सेल की वजह से हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हुआ। तो मुझे पता है कि चार्ज फ्लो होने का क्या कारण है, क्या कंडीशन है, पोटेंशियल डिफरेंस का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने वही क्रिएट किया और यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आपको पता हमने बताया था, इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्लो करता है किधर से, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और करंट इधर से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से बल्ब ग्लो करेगा। और जब तक जितना केमिकल रिएक्शन होता रहेगा, इस बैटरी का क्या होगा, ड्राई सेल क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, क्योंकि बार बार उसको पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता होगा, नहीं तो धीरे धीरे क्या जाएगा, ये जो आपका ड्राई सेल धीरे धीरे उसकी एनर्जी समाप्त हो जाएगी। नहीं, यहाँ तक समझ गए। अब हम यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है, आज का टॉपिक हमारा है ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ क्या है, और इसका हम डिफाइन की बात करें तो डिफाइन इसका लिखा हुआ है, क्या इसका डिफरेंस है ध्यान दे, तो लिखा हुआ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। अगर इसको सिंपल से समझे, मान लो हमारा एक कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर के एंड्स पे हमने क्या अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस। अब जस्ट हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्यों हम लोग यूज करते हैं, उसकी क्या नीड है, चार्ज को फ्लो कराने के लिए। तो यहाँ लिखा हुआ है द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, तो करंट तभी फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर से जब हम अप्लाई क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इतना बार हमको समझ में आ गया कि एक कंडक्टर में चार्ज को फ्लो कराने के लिए, मतलब करंट को फ्लो कराने के लिए वे नीड पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस में कहाँ से यूज करते हैं, तो अगर हम लोग सिंपल से यूज करें तो यहाँ पे क्या है, हम लोग ड्राई सेल का यूज किए हैं, ठीक है। इस ड्राई सेल की वजह से इसके इस वायर के एंड पे हमने क्या अप्लाई कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस। तो कह रहा है जो करंट इस वायर से जो फ्लो होगा वो जो है इस पोटेंशियल डिफरेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब यहाँ पे जो हमने लिखा है कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, भी डायरेक्टली टू आई, मतलब अगर हमारा भी बढ़ेगा तो हमारा आई भी बढ़ेगा। सिंपल बात आप देखो, अब तुमको एग्जांपल बताते हैं, एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे मान लो हमें पता है कि एक ड्राई सेल का कितना होता है वोल्ट, 1.5। अगर मान लो हम एक ड्राई सेल को यूज करते हैं, एक बल्ब उसमें लगा रहे हैं, नहीं तो उसका लाइट क्या होगा, बल्ब का कम होगा। अब अगर हम वहाँ पे यूज कर ले दो ड्राई सेल यूज करें तो उसका क्या, बल्ब का रोशनी क्या जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या नोटिस किया कि जब हमारे पास एक ड्राई सेल हो, ठीक है, यहाँ पे फिगर में ड्रॉ रुक जाओ, तो अगर हमारे पास क्या हो, एक ड्राई सेल हो तो बल्ब का रोशनी क्या होता है, कम होगा। इसका 1.5 वोल्ट है, यहाँ पर हमने कितना यूज किया, 2, तो अब कितना हो गया, 3 वोल्ट हो गया। कितना हो गया, 3 वोल्ट। तो इस बल्ब की रोशनी क्या हो गया, अब बढ़ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या बढ़ाया, पोटेंशियल डिफरेंस। पहले कितना था, 1.5, अब कितना हो गया, 3 वोल्ट हो गया। तो 3 वोल्ट हुआ तो आपने देखा होगा ऑब्जर्व किया होगा घर के अंदर भी, तो आपने देखो टॉर्च में हमने देखा होगा उसमें अगर 3 से लगता है, 3 बैटरी लगता है तो उसकी रोशनी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और जब में 2 हो या 1 उसकी रोशनी क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस से डायरेक्ट रिलेशन किसका है, करंट का रिलेशन होता है। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा। अब देखो, अब घर के अंदर भी आपने देखा हो प्रैक्टिकली, जैसे आपने देखा हो अगर कभी घर के अंदर वोल्टेज डाउन हो जाता है तो बल्ब की रोशनी, पंखे की स्पीड क्या जाती है, कम हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट का अमाउंट कम हो गया। आपने ऑब्जर्व किया घर के अंदर, और जैसे वोल्टेज बढ़ता है तो क्या होता है, ज़्यादा, पंखे का स्पीड भी तेज जाता है और बल्ब की रोशनी भी ज़्यादा जाती है। तो वही कहता है ओम्स लॉ कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हमारा टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, यदि होता है तो जो उस वायर से जो करंट फ्लो हो रहा है, उस वायर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो वही लिखा हुआ है, सिंपल सा इक्वेशन है हमारा कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इट मीन्स इफ भी इंक्रीजेज तो आई आल्सो इंक्रीजेज। यदि भी बढ़े तो क्या हो जाएगा, आई भी इंक्रीज होगा। अगर इसको हम डबल कर देते ये भी क्या जाएगा, डबल।
नहीं, इसको हाफ कर दे भी क्या जाएगा, हाफ हो जाएगा। यदि इसको हम वोल्टेज को डाउन करें तो हमारा आई भी क्या जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो आपको मैं दो तीन एग्जाम्पल दे दिया प्रैक्टिकल, जहाँ मैं बताया कि अगर एक डायरेक्शनल यूज करते हैं तो इसके बल्ब की रोशनी क्या होगी, कम होगी। अगर दो यूज करते हैं तो क्या होगा, बल्ब की रोशनी ज़्यादा होगा। तो हमने यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने पे करंट का अमाउंट बढ़ता है। और इस चीज़ को हम घर में भी ऑब्जर्व करते हैं। नहीं, जब वोल्टेज ड्रॉप होता है तो क्या होता है, हमारे घर के अंदर का जो बल्ब का रोशनी है नहीं वो भी डाउन हो जाता है, और जब बढ़ता है तो उसकी भी बढ़ जाती है। क्लियर। अब यहाँ पे है कि यहाँ पे ये तो प्रोपोर्शनल है, तो इसको हटाने में हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। फिजिक्स में हमने पढ़ा होगा कि एक प्रोपोर्शनल को हटाने में क्या जरूरत पड़ता है, हमें कांस्टेंट का जरूरत पड़ता है। एक इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए वी नीड ए कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आया वो क्या है, आर है। यहाँ तो है कि बढ़ेगा तो बढ़ेगा, नहीं तो एक कांस्टेंट चाहिए, वो कांस्टेंट क्या है हमारा, आर। अब आर क्या है, तो आर का हमने लिखा है कि आर क्या है हमारा, एक रेजिस्टेंस है। जैसा ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है, सिंबल्स का ये होता है। ठीक है। अब हमको ये समझना है कि ये जो वर्ड है रेजिस्टेंस क्या है। अब भी जो समझ गया क्या है, भी और आई के बारे में आपको अच्छे से क्लियर है। आई हमारा क्या होगा, करंट हो गया। फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। नहीं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, कि एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो आप आई और वी को जानते हो, लेकिन आपके भी नया टर्म क्या हमारा आया है, आर आया है। तो अब आर क्या है, व्हाट इज आर। तो आर का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ केवल क्या है, रेजिस्टेंस। ये एक वर्ड है, लेकिन रेजिस्टेंस होता क्या है, वर्ड मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर में जब भी चार्ज फ्लो होगा तो उसको क्या करेगा, उसके अंदर जो कंडक्टर में बहुत सारे जो पार्टिकल है उस चार्ज के फ्लो क्या करेगा, अपोज करेगा। चार्ज के फ्लो क्या करेगा, क्योंकि उसका एक स्मूथ पाथ तो है नहीं। जैसे हम रोड पे चलते हैं, रोड पे हमारे स्पीड को कौन रोकता है, ट्रैफिक। बाकी जो अदर ट्रैफिक है वो हमारे स्पीड क्या करेगा, ब्रेक करेगा नहीं। तो हमारे लिए वो क्या हुआ, एक तरह का अपोजिंग हो गया। क्या हो गया हमारे लिए, अपोजिंग, जो हमारी स्पीड को बार बार ब्रेक करता है। ठीक इसी तरह अगर कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज। और चार्ज के फ्लो को अपोज कौन कर रहा है, उसके बहुत सारे जो पार्टिकल्स है नहीं। तो उससे कहते हैं, तो व्हाट द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर जो प्रॉपर्टी है विच अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, विच अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, जो फ्लो ऑफ चार्ज, जो चार्ज के फ्लो को अपोज करता हो। तो ये कंडक्टर का प्रॉपर्टी है। मतलब इसके अंदर जो पार्टिकल्स है, जो भी मान लो एटम्स है या अदर पार्टिकल्स इसके अंदर है नहीं, जैसे ही चार्ज फ्लो होगा तो उसको क्या करेगा, वो अपोज करेगा। तो ये जो कंडक्टर का जो प्रॉपर्टी है, जो चार्ज के फ्लो को अपोज करना, इज नोन एज रेजिस्टेंस। अब समझ आया। और सवाल है कि अपोज क्यों करता है, तो अदर पार्टिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट है। ऐसा तो नहीं कि कंडक्टर पूरा खाली है, इस तो नहीं पॉसिबल है। उसमें क्या बहुत सारे एटम्स है, बहुत सारे आयंस होंगे। मान लो जिस एटम्स इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे तो क्या बन गया होगा, आयंस बन गया होगा, जानते हो ना। और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे नहीं, जिससे वो क्या हो, टकराता होगा। और जैसे टकराते क्या होगा, स्पीड, उसकी एनर्जी लॉस होगी। कोई भी चीज़ जैसे मान लो मोशन में हम टकराए तो हमारी एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। कि उस टाइम एनर्जी हमारी हाई थी, टकराने की वजह से क्या होगा, लॉस होगा। तो आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिलहाल आपको यहाँ पर रोकना है, क्योंकि वहाँ पर जानेंगे जब हमारा चार्ज मोशन में रहता है और जब वो टकराता है उसकी एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। तो ड्यू टू हीटिंग तो क्या होगा, उसकी एनर्जी लॉस हुई। और जो एनर्जी लॉस होती है वो चेंज होता है किसके फॉर्म में, हीटिंग फॉर्म में। उसे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जिसकी वजह से आप देखते हो, जो आपका देखते हो, आप कोई भी आप वायर छोड़ोगे नहीं, या कोई भी डिवाइस है देखते हो पीछे से गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा, वो कभी फील किया ऐसा नहीं। तो इसलिए होता है कि चार्ज जब फ्लो करता है तो उसका कंडक्टर ये प्रॉपर्टी होता है कि उस चार्ज के फ्लो को अपोज करता है। जब अपोज करे तो उसकी एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। और एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। अब उसमें आया। तो रेजिस्टेंस क्या है हमारा, कंडक्टर का प्रॉपर्टी है जो चार्ज के फ्लो को अपोज करता है। तो लिख लीजिए इसका डिफाइन रेजिस्टेंस। अब हम डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस से, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। चलिए अब यहाँ से हम लोग समझते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। देखिए, तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था ओम्स लॉ के बारे में, तो वहाँ पे एक टर्म क्या आया था, रेजिस्टेंस आया था नहीं। तो रेजिस्टेंस आपको मैंने क्या बताया कि रेजिस्टेंस क्या होता है कि एक
कंडक्टर का प्रॉपर्टी है जो चार्ज के फ्लो क्या करता है, अपोज करता है। तो अपोज क्यों करता है, हमने बताया कि कंडक्टर में क्या बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। जब चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होता है तो क्या करता है, उसके फ्लो को क्या करता है, वो अपोज करता है। तो जो अपोजिंग फोर्स है, ठीक है, तो इसके वजह से चार्ज में क्या हुआ, डिस्टर्बेंस हुआ नहीं। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिस्टेंस, प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये कंडक्टर का प्रॉपर्टी है जो चार्ज के फ्लो को अपोज करना, ठीक है। नाउ इसका एसाइंट क्या होता है, हाँ, अब उसको मेजर किस में करते हैं, तो हम लोग मेजर करते हैं इसको ओम में। ओम का सिंबल जानते हो क्या होता है, ठीक है, ये हमारा इसका एसाइंट हो जाता है और सिंबल इसका इस तरह से होता है, ठीक है, इसको ओम कहते हैं। अब है कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। फर्स्ट क्या हमारा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जितना लंबाई कंडक्टर का बढ़ेगा रेजिस्टेंस क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। लेंथ लंबा तो उसका बार उसको ना अपोजिंग होगा, जितना ज़्यादा लंबा होगा कंडक्टर उतना ही चार्ज क्या होगा, उसके फ्लो को अपोज किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप रोड पे चल रहे हो तो रोड जितना लंबा होगा नहीं तो ट्रैफिक जाम उसको उतना आपको ज़्यादा मिलेगा, कम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा नहीं, बार आपका क्या होगा, स्पीड ब्रेक होगा। तो इसी तरह आपका कंडक्टर लंबाई बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। चलिए यहाँ तक। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसका हमने दिया आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल, क्या जैसे हमारी रोड की लंबाई बढ़ेगी तो हमें बार बार क्या होगा, जाम मिलेगा, और जाम मिलेगा तो क्या हमारा स्पीड ब्रेक होगा, ठीक। यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है कंडक्टर के अंदर भी। सेकंड है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि 1/A लिखा हुआ है, जैसे इसको बोलेंगे इन्वर्सली, क्या बोलेंगे, अगर सामने सामने आता है उसको बोलते हैं डायरेक्टली, और 1/में लिखा हुआ उसे बोलते हैं इन्वर्सली। तो रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, अब मान लो आपसे एक सवाल है, ठीक है, अगर रोड छोटा हो, रोड क्या हो, छोटा हो, तो जाम क्या हो, ज़्यादा होगा या कम लगेगा, रोड छोटा हो तो जाम कम लगता है या ज़्यादा लगता है, ज़्यादा लगेगा, क्यों, स्पेस कम है, हाँ, उसका एरिया क्या है, कम है, तो एरिया कम है तो क्या होगा, जाम ज़्यादा लगेगा। वही रोड चौड़ा जाए तो जाम कम लगेगा, सिंपल सी बात है। अब देखो मान लो हमारी कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर होता है सिलेंडर के फॉर्म में, तो अगर हमारा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हो, इसे कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर ये ज़्यादा होगा नहीं तो उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, दूर दूर होंगे, तो चार्ज का फ्लो करने में क्या होगा, डिस्टर्बेंस कम होगा। ऐसा नहीं कि डिस्टर्बेंस नहीं होगा, क्योंकि वो तो कंडक्टर प्रॉपर्टी है कि चार्ज के फ्लो को अपोज करना, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज़्यादा होने से क्या होता है कि उसको करंट इजीली फ्लो कर सकता है, ठीक है। लेकिन मान लो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या छोटा हो जाए, क्या हो जाए, तो सभी पार्टिकल्स का एकदम क्लोज आ जाएगा ना, क्या जाएगा, पार्टिकल्स क्लोज है। अब चार्ज को उस होकर गुजरना होगा तो उससे क्या होगा, वो ज़्यादा अपोज करेगा। आया बात समझ में। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम जाएगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, घटेगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये इन्वर्सली का मतलब ये होता है कि एक अगर अप होगा, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और ये अगर कम होगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा। ये समझ में आया, इसका प्रैक्टिकल जाम समझ आ गया ना। जैसे देखते हो ना, जहाँ हाईवे होता है वहाँ रोड क्या होता है, चौड़ा होता है, वहाँ क्या जाम लगता है, क्या 1 में भी होता है वो, तो गाड़ी स्मूथली भागता है। लेकिन आप देखो अपने मार्केट का रोड देख लो, क्या रोड छोटा है और जाम क्या लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है। क्यों ज़्यादा लगता है जाम, क्योंकि वहाँ पे एरिया कम है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा है, तो यहाँ लिख लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारा है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है। अब ये क्या है, टेम्परेचर के ऊपर। अब सिंपल सी बात है, मान लो ये कंडक्टर हमारा है, ठीक है, जो आराम से स्मूथली मूव कर रहा है, ठीक है, कंडक्टर में चार्ज का फ्लो हो रहा है। अब मान लो इस कंडक्टर का हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, क्या क्या हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर क्या एक एनर्जी है, टेम्परेचर क्या हमारा एक एनर्जी है, और जो एनर्जी जैसे इसको बढ़ाएंगे तो उस एनर्जी को कौन गेन करेगा, इसके अंदर जो चार्ज फ्लो हो रहा है, जैसे एनर्जी गेन करेगा तब देखो, अब यहाँ पे बात को समझना है, ठीक है। जो चार्ज पहले जो अपनी स्पीड से चल रहा था उसकी नॉर्मल स्पीड थी, लेकिन जैसे हमने क्या बढ़ा दिया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाया, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने की वजह से
चार्ज का फ्लो, उसका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर स्पीड बढ़ेगा तो उसकी कॉलिजन रेट फास्टर हो जाएगी, कॉलिजन रेट फास्टर। पहले क्या था, चार्ज तो फ्लो हो रहा है तो वहाँ भी उसको अपोजिंग हो रहा है, लेकिन क्या उसका नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन हमने क्या बढ़ा दिया, मतलब बढ़ाया टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो अब जो चार्ज है वो क्या हुआ, जल्दी टकराएगा, तो कॉलिजन रेट क्या हो जाएगा, फास्टर। और कॉलिजन रेट फास्टर हो जाएगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ता है, क्योंकि कॉलिजन रेट फास्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कोई पूछेगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्यों बढ़ गया, क्यों बताओगे कि चार्ज तो फ्लो हो रहा है, लेकिन जैसे हम टेम्परेचर को राइज करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, एंड इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज देयर कॉलिजन रेट आल्सो इंक्रीजेज। समझ बात है ना। देखो अगर मान लो इसका टेम्परेचर अभी राइज नहीं करे तो क्या होगा, चार्ज तो फ्लो हो रहा है, अभी भी टकराएगा, तो उसका रेट क्या भी है, नॉर्मल है। लेकिन हमने क्या इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर, तो उसके वजह से क्या होगा, बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो क्या होगा, जल्दी टकराएगा, तो कॉलिजन रेट फास्टर हो गया, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो तीनों पॉइंट क्लियर, रेजिस्टेंस समझ गए, इसका तीनों फैक्टर समझ गए। पहला हमने क्या बताया, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सेकंड हमने क्या बताया, एरिया ऑफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थर्ड हमने क्या बताया, टेम्परेचर। नाउ लास्ट पॉइंट हमारा है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेचर ऑफ द कंडक्टर। नेचर का समझ ही रहो, नहीं नेचर होगा। अब मान लो मेरे पास तीन तरह का है, मान लो सिल्वर है, ठीक है, एल्युमिनियम है और कॉपर है, तो क्या तीनों का नेचर सेम है क्या, तीनों मेटल्स है लेकिन तीनों का नेचर क्या है, अलग अलग है। तो इसका डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, इसके नेचर पे भी डिपेंड करेगा, नहीं किस तरह का सब्सटेंस है, कंडक्टर है, इंसुलेटर्स है, या उसका नेचर कैसा है, इस पर भी इसका क्या होता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो आपको पता है कि इस तीनों में सबसे बेस्ट कौन होता है, सिल्वर होता है, नहीं तो इसलिए डिपेंड करता है किसके ऊपर, नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो चार फैक्टर याद हो गया। तुमने क्या बताया, रेजिस्टेंस समझ में क्या होता है, व्हाट इज रेजिस्टेंस, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये कंडक्टर का क्या प्रॉपर्टी है, क्या है कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस का साइन क्या होता है, ओम सिंबल, ठीक है। हाँ उस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, भूल रहे हैं अभी, इस सिंबल का नाम है, हम भूल रहे हैं, ओम बोलते हैं, चलो देख लेना। अच्छा उसके बाद किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो फर्स्ट उन्होंने क्या बताया, ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर से आप क्या समझते हो कि रेजिस्टेंस जो है क्यों बढ़ रहा है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के ऊपर, जितनी इसकी लंबाई होगी उतना चार्ज को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, फ्लो उसके फ्लो को डिस्टर्ब करेगा। तो इसका मतलब है सिंपल सी बात है कि अगर हम कंडक्टर का लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, सिंपल। उसका सेकंड में क्या पता है, हाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसमें हमने क्या समझा आपने, हाँ एरिया अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम ना होगा, एरिया छोटा और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस यहाँ से समझना है कि कंडक्टर आपका क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। जितना बड़ा स्पेस होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो क्या उसके पार्टिकल्स दूर हो जाएंगे तो चार्ज इजीली फ्लो करेगा, और एरिया को छोटा हो जाए तो चार्ज क्या होगा, पार्टिकल्स काफ़ी क्लोज आ जाएंगे तो चार्ज का डिस्टर्बेंस ज़्यादा आएगा, ठीक है। और थर्ड पॉइंट समझ गए, टेम्परेचर के ऊपर और नेचर ऑफ द कंडक्टर के ऊपर। तो अब हम लोग करेंगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स, किसके ऊपर, ओम्स लॉ के ऊपर, क्योंकि ओम्स लॉ पे बहुत सारा क्वेश्चन है और उसके ऊपर बहुत सारा कंसेप्ट भी है, ठीक है। अब ध्यान से मैं समझो, ओम्स लॉ में आपको भी मैंने बताया था कि ओम्स लॉ में क्या होता है, V = IR होता है, क्या होता है, V = IR। तो कल इसके ऊपर आपको हम बताएंगे कंसेप्ट, ठीक है। और R हमारा क्या है, कांस्टेंट है, R क्या हमारा, तो R = यहाँ से क्या बन जाएगा बताइए, तो R = क्या बन जाएगा, V/I बनेगा, ठीक है। R = क्या बन जाएगा, और I = क्या बन जाएगा, हाँ I = क्या बन जाएगा, V/R। नहीं तो ये तीन फॉर्मूले हो गए हमारे पास, कौन कौन हो गए, V = IR, R = V/I और I = V/R। अच्छा सबका जानते हो ऐसा यूनिट, R V का क्या होता है, V का क्या होता है ऐसा यूनिट, V का ऐसा यूनिट क्या होता है, सिंबल है वो, वोल्ट, वो सिंबल है, हम ऐसा यूनिट पूछ रहे हैं ना कि सिंबल। तो V का क्या हो गया, वोल्ट हो गया,
आई का क्या हो जाएगा, आई का इलेक्ट्रिक करंट है तो आई का आई नहीं होगा, नहीं ऐसा यूनिट, कॉलम चार्ज हे भगवान, ऐसा यूनिट एम्पियर। तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, V का वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर और रेजिस्टेंस का ओम। अब ध्यान समझो मेरी बात कि यहाँ पे कि तीनों होना चाहिए ऐसा यूनिट में, क्या होना चाहिए, कौन कौन, एम्पियर करंट आपका एम्पियर होना चाहिए, रेजिस्टेंस आपका ओम में होना चाहिए और आपका पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई भी अगर आता है अदर यूनिट्स तो हमें क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है। क्या करना है, कन्वर्जन करना है, ठीक है। तो कल हम लोग इसके ऊपर करेंगे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आज स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए रेसिस्टर इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 3 एम्पियर, ठीक है। एक करंट कितना लेता है, 3 एम्पियर को ड्रॉ करता है। अब क्या है, इफ 30 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द सेम रजिस्टर, यदि उसी रजिस्टर पे अब 30 वोल्ट को अप्लाई किया जाए तो व्हाट विल बी द करंट। तो फर्स्ट केस हम लोग बनाते हैं, फर्स्ट केस में लिख लेते हैं डाटा, ठीक है, केस फर्स्ट, ठीक है। मेरे पास कितना दिया हुआ अभी 20 वोल्ट, ठीक है, और हम मेरे पास और क्या दिया हुआ, करंट आई कितना दिया हुआ है 3 एम्पियर। तो इस आई और वी से क्या निकल जाएगा, हमारा रेजिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेंगे फ्रॉम ओम्स लॉ, लिखेंगे फ्रॉम ओम्स लॉ। अब जब सामने पढ़ा है ओम्स लॉ के बारे में, उसका फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, नहीं तो आप वैल्यू पुट कर लीजिए। तो V कितना हमारा है 20, आई कितना है 3 इंटू आर, तो आर इक्वल कितना है 20/3, यहाँ पे ओम हो जाएगा। इसको आप जो भी डिवाइड करके निकालना, वैल्यू कितना जाएगा 6.6 समथिंग आ जाएगा, जो भी देख लेना आप लोग। अब देखो केस सेकंड कह रहा है, केस सेकंड हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझो एक कंसेप्ट को समझो। कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि रजिस्टर क्या हमारा है, एक रजिस्टर समझ तो क्या होता है, रजिस्टर यहाँ का मतलब समझ पा रहे, रजिस्टर कोई भी एक डिवाइस है जिसका एक फिक्स रेजिस्टेंस होता है। रजिस्टर का एक डिवाइस होता है जिसका कभी का एक फिक्स रेजिस्टेंस होता है। जैसे मान लो बल्ब, तो बल्ब का क्या है, अपना क्या है, रजिस्टर कहलाएगा वो, उसका अपना क्या है, एक रेजिस्टेंस है। जैसे मान लो कोई भी हीटर, नहीं तो वो क्या हमारा एक रजिस्टर है जिसका कि अपना एक फिक्स रेजिस्टेंस होता है। तो हर डिवाइस का अपना एक फिक्स रेजिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टर। उसे क्या बोलेंगे हम लोग, रेजिस्टर्स बोलेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि मान लो यहाँ पे एक उसी रजिस्टर में फिर से हमने अप्लाई किया, ठीक है, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को, तो यहाँ पे अब इसका करंट क्या होगा, नहीं सॉरी 30 वोल्ट इस पर अप्लाई किया गया। कितना अप्लाई किया गया इसके ऊपर, 30 वोल्ट को। तो हमने पढ़ा है ओम्स लॉ में, यदि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को ड्रॉप करेंगे तो हमारा करंट भी क्या होगा, ड्रॉप होगा। समझ में आया, पोटेंशियल डिफरेंस को ड्रॉप करते हैं तो क्या होगा, करंट भी ड्रॉप। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, करंट भी बढ़ेगा। तो अब ध्यान से देखो, चेक करो, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना पहले है 20 वोल्ट है, तो करंट रेजिस्टेंस कितना आया, इतना करंट कितना है 3 एम्पियर है। तो 20 वोल्ट पे करंट कितना आ रहा है 3 एम्पियर है। और अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिखा रहा है 30 वोल्ट उसी रेजिस्टेंस के ऊपर। तो फर्स्ट केस में 20 वोल्ट लिया और सेकेंड केस में कितना लिया 30 वोल्ट। तो मेरे पास भी कितना अब है 30 वोल्ट। अब बताओ इसका, इस वाले का करंट बढ़ेगा कि करंट घटेगा इस केस में। केस सेकेंड में फर्स्ट केस में कितना है 20 और सेकेंड केस में कितना है। तो हमने क्या पढ़ा था ओम्स लॉ में, अगर भी बढ़ेगा तो हमारा आई भी बढ़ेगा। तो अब जो आई का जो वैल्यू है क्या, ज़्यादा है कम आएगा, ज़्यादा आएगा। यही था कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी निकल गया। अब बताओ एक और समझ लो यहाँ पे कंसेप्ट कि अब मान लो हमने यहाँ पे लिया था रेजिस्टर्स, ठीक है। तो रेजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है क्या होता है, फिक्स होता है। रेजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, फिक्स होगा। तो इस केस में जब हमने निकाला रेजिस्टेंस यहाँ पे, इसको हम लोग अब यूज करेंगे इस वाले में, ठीक है। आपने यूज तो कर लिया, लेकिन इस बात को समझा कि जो रेजिस्टेंस हमने जो फर्स्ट केस में निकाला है, रेजिस्टर तो हमारा सेम ही ना है, रेजिस्टेंस क्या हमारा सेम है। उसमें केवल हमने क्या चेंज क्या किया है, पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किया। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम चेंज करेंगे, नहीं 20 से हमने 30 कर दिया, तो करंट में कोई चेंज नहीं आएगा। रेजिस्टेंस तो फिक्स है। रेजिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट। इसलिए जो रेजिस्टेंस हमने यहाँ से फाइंड किया फर्स्ट केस से, उसी रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो मेरा आर कितना यहाँ पे लेंगे हम लोग 20/3 ओम।
तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर हम इसको यूज़ कैसे कर लिए। नहीं, आपने यूज़ तो कर लिया, लेकिन क्यों यूज़ किया आप समझ में आया? इसको यूज़ क्यों किए के सेकंड में? क्योंकि वहाँ रेजिस्टेंस बोला था, जो पहले जो रेजिस्टेंस था हाँ, उस डिवाइस का, ये जो सेम रजिस्टर है उसका डिवाइस का जो रेजिस्टेंस आएगा वो तो सेम ही रहेगा सेकंड केस में भी। केवल हमने चेंज क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किया, इसलिए जो रेजिस्टेंस हमने निकाला फर्स्ट केस में उसको हम लोग यहाँ भी यूज करेंगे। अब मुझे क्या निकालना है, करंट निकालना है, तो आई निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताइए? तो आई को लिखा बन जाता है V बाई आर, और V कितना हमारा है 30 है, और R कितना हमारा 20/3, 3 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, 0 0 कट जाएगा, 3 से 9, 9/2 कितना जाएगा 4.5 एम्पियर। हाँ वही 4.5। वो तो हम जानते हैं आपका आ गया, लेकिन आप यहाँ पे अगर हम आपको क्रॉस क्वेश्चन पूछते कि आपने यहाँ पे R कैसे यूज कर लिया, यहाँ तो R नहीं दे रखा था। वहाँ बोला तो जो रेजिस्टर है पहले वो रेजिस्टर और बस पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, तो वही चीज़ को समझना है कि जो रेजिस्टेंस है उसका रेजिस्टेंस है वो क्या है, सेम है, उसी चीज़ को हमको यूज करना है सेकेंड केस में भी। इसलिए यहाँ पर देखो V कितना आया है 30 वोल्ट आया है, 30 वोल्ट आया है, तो देखो करंट कितना आया है 4.5 आया, यहाँ पे V कितना है, 20। यहाँ पे करंट कितना आया है 3 एम्पियर है, तो देखो V कम है करंट भी कम है, V ज़्यादा है तो करंट भी ज़्यादा है। तो यहाँ से ओम्स में वेरीफाई हो जाता है कि ओम्स में मुझे बताता है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो हमारा करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कल के क्लास में।